जरा सोचिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में। एक ऐसा दौर जहां सत्ता कुछ खास तुर्की परिवारों की मुट्ठी में थी। अब कल्पना कीजिए कि सिर्फ 30 साल के अंदर एक ऐसा वंश आता है जो इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो ये कहानी है खिलजी वंश की, एक ऐसे दौर की जिसने सल्तनत के नक्शे और उसकी किस्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं बल्कि खिलजी क्रांति कहा जाता है। लेकिन इसे क्रांति क्यों कहते हैं? वजह यह थी कि इसने उस सोच को ही खत्म कर दिया कि हुकूमत करने का हक सिर्फ ऊंचे खानदान में पैदा होने वालों को है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या थी? पहली बार प्रशासन में बड़े बड़े पद काबिलियत के आधार पर दिए जाने लगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किस बैकग्राउंड से आता है। इसने एक तरह से टैलेंट के लिए सल्तनत के दरवाजे खोल दिए। लेकिन इतने बड़े तूफानी बदलाव की शुरुआत, यकीन मानिए, बहुत ही शांत थी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सुल्तान से जिसकी नीतियां उस दौर से बिल्कुल अलग थीं जो आगे आने वाला था। ये थे जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के फाउंडर और दिल्ली सल्तनत के सबसे उम्रदराज सुल्तान। उनका राज उनकी नरम दिली और दरिया दिली के लिए जाना जाता था। वो सजा देने से ज्यादा माफ करने में यकीन रखते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके अपने ही भतीजे अलाउद्दीन, जो बहुत एम्बिशियस था, उसने धोखे से उनकी हत्या कर दी और तख्त पर कब्जा कर लिया। और बस यहीं से वो शांति का दौर खत्म हुआ और सल्तनत के सबसे आक्रामक चैप्टर की शुरुआत हुई। तो जलालुद्दीन के बाद अब दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा शख्स बैठा जिसकी आंखों में पूरी दुनिया जीतने का सपना पल रहा था। एक ऐसा सुल्तान जिसके लिए एम्बिशन की कोई हद ही नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को टाइटल भी कोई छोटा मोटा नहीं दिया, बल्कि खुद को कहलवाया सिकंदर-ए-सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ओपन डिक्लेरेशन था, उसके इरादों का साफ साफ ऐलान। ये उस सोच को दिखाता है जो पूरे सबकॉन्टिनेंट को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी। और हां, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, खोखले दावे बिल्कुल नहीं थे। अपने इस बड़े से सपने को सच करने के लिए अलाउद्दीन ने सिस्टम में ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स किए, ऐसे बदलाव किए जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उसने तो समझ लीजिए सल्तनत की पूरी मशीनरी ही बदल कर रख दी। अब उस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो थे नॉर्थ वेस्ट से लगातार हो रहे मंगोल हमले। दिल्ली सल्तनत का वजूद ही खतरे में था। अलाउद्दीन को पता था इसका एक ही जवाब है, एक बहुत बड़ी परमानेंट आर्मी। लेकिन असली सवाल तो ये था कि भाई इतनी बड़ी सेना का खर्चा आएगा कहां से, वो भी देश को कंगाल किए बिना। और इस बड़े सवाल का अलाउद्दीन का जवाब था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। ये उस जमाने का एक ब्रिलियंट इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था। उसने किया क्या? उसने अनाज से लेकर कपड़े तक हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया, स्टेट ने तय कर दिया। अब इससे हुआ ये कि महंगाई कंट्रोल में आ गई और इसका फायदा सिपाहियों को जो तनख्वाह मिलती थी, भले ही वो कम थी, पर अब उसमें आराम से गुजारा हो जाता था। बस इसी एक मूव से उसने इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना पॉसिबल कर दिखाया। तो चलिए अब देखते हैं कि उसकी आर्मी इतनी पावरफुल बनी कैसे। अलाउद्दीन ने इसको 4 पिलर्स पर खड़ा किया। पहला, उसने सल्तनत की पहली परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई जिसका सारा खर्चा सीधे शाही खजाने से आता था। दूसरा, सिपाहियों को जमीन नहीं कैश में सैलरी देना शुरू किया। इससे लॉयल्टी सीधी सुल्तान के लिए हो गई। और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उसने घोड़ों पर निशान लगाने का दाग सिस्टम और हर सैनिक का पूरा रिकॉर्ड रखने का हुलिया सिस्टम शुरू किया ताकि कोई गड़बड़ी, कोई सब्स्टिट्यूशन हो ही ना सके। अब इतनी बड़ी आर्मी और इतने सारे रिफॉर्म्स, इन सब के लिए पैसा तो चाहिए ही था। तो इसके लिए अलाउद्दीन ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तरह बदल डाला। उसने मसाहत सिस्टम लागू किया, मतलब पहली बार टैक्स फिक्स करने के लिए जमीन को नापा गया, मेजर किया गया। इसके अलावा खजाना भरने के लिए नए टैक्स भी लगाए, जैसे दूध देने वाले जानवरों पर चराई टैक्स और घरों पर घरी टैक्स। बेसिकली हर जगह से पैसा सीधा सल्तनत के पास आ रहा था। तो इन सारे रिफॉर्म्स का असर अब जमीन पर दिखने लगा था। सल्तनत की बॉर्डर्स इतनी तेजी से फैलने लगी जितनी पहले कभी नहीं फैली थी। और साथ ही साथ दिल्ली में आर्ट और आर्किटेक्चर की एक ऐसी लेगेसी तैयार हुई जो आज भी हम देख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, यहां अलाउद्दीन की पॉलिसी थी डायरेक्ट कब्जा करने की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत थी साउथ इंडिया की, और इसका क्रेडिट जाता है उसके जनरल मलिक काफूर को।
ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था जब दिल्ली की फौज इतनी दूर साउथ में देवगिरी, वारंगल और होयसल तक पहुंची थी। यहां गोल अलग था। गोल कब्जा करना नहीं था, बल्कि उन्हें अपने अंडर लाना और उनकी जो बेहिसाब दौलत थी उसे हासिल करना था। अलाउद्दीन की लेगेसी सिर्फ जीती हुई जमीनों तक सीमित नहीं है, वो तो पत्थरों में लिखी हुई है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का वो खूबसूरत सा अलाई दरवाजा, या फिर मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए बनवाया गया सिरी फोर्ट, और शहर के लिए पानी का इंतजाम करने वाला हौजे खास, ये सब आज भी उस दौर की ताकत और विजन की कहानी सुनाते हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये दौर सिर्फ लड़ाई और सरकारी कामों का था। बिल्कुल नहीं, आर्ट और कल्चर भी पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहे थे। महान कवि अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद यानी पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो अलाउद्दीन के ही कोर्ट में थे। वही उसके राज को अपनी शायरी से हमेशा के लिए जिंदा कर रहे थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जो एम्पायर एक आदमी की विल पावर और टैलेंट पर इतनी तेजी से खड़ा हुआ ना, वो उसके जाते ही उतनी ही तेजी से गिर भी गया। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई और उसके साथ ही एक पावर वैक्यूम बन गया जिसे कोई फिल नहीं कर पाया। उसके बाद जो भी रूलर आए, जैसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो बहुत कमजोर निकले, उनसे एम्पायर संभला ही नहीं। और फिर बस 4 साल के अंदर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने आखिरी खिलजी रूलर को हटाया और इस तरह खिलजी डायनेस्टी का चैप्टर क्लोज हो गया। सिर्फ 30 साल, बस इतना ही चला खिलजी वंश, लेकिन इतने से टाइम में उन्होंने दिल्ली सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सोचने वाली बात है कि कैसे कोई डायनेस्टी इतने कम वक्त में इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ सकती है। और यहीं से शुरू होती है तुगलकों की कहानी, वो डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा वक्त तक हुकूमत की। जानना चाहेंगे उनके बारे में?